नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, शीत ऋतु हमें स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। ठंड के दिनों में सुबह सुबह यदि हम थोड़ा सा आलस छोड़कर जल्दी उठ जाएं, थोड़ा नित व्यायाम करें, साथ ही साथ सेहतमंद खुराक लें तो निश्चित तौर पर साल भर सेहतमंद बने रह सकते हैं। और अगर यही कार्य हम अपनी खेती किसानी, कृषि कार्यों और पशुधन पर भी लागू करें तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं। हमारे पशुधन की देखभाल किस प्रकार से की जाए, आज के अंक में यही हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब समय हो चला है कृषि के समाचार जानने का। तो आइए सुनते हैं खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। युवाओं के लिए खेती फायदेमंद, समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदने की तैयारी, फार्मर्स फर्स्ट परियोजना का शुभारंभ, मसूर को माहू कीट से बचाएं और कैसे करें बकरियों का रखरखाव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री मीट, मच्छी, बागवानी, खेत मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई में हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं, जिसका नौजवानों को लाभ उठाना चाहिए। राधा मोहन सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में स्वरोजगार के भी अवसर बढ़े हैं, जिसमें कुशल नौजवानों की मांग है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि का ऐसा समग्र विकास अब से पहले कभी देखने को नहीं मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह बात नई दिल्ली में कौशल विकास से कृषि विकास पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कही। दलहनों की गिरती कीमतों से चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों की बैठक कर खरीदी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। बैठक में बताया गया कि नए तुअर की आवक शुरू हो गई है। इस वर्ष फसल अच्छी है, इस कारण मंडियों में 99,000 मीट्रिक टन तुअर खरीदी जाएगी। तुअर समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 30 जिलों में खरीदी जाएगी। खरीदी 15 जनवरी से 31 मई तक की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की 1 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना फार्मर्स फर्स्ट का कृषि महाविद्यालय बालाघाट के अंगीकृत ग्राम चिल्लौद में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इसे लोकार्पित किया। इस अवसर पर श्री बिसेन ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का यह प्रदेश के किसानों की समृद्धि हेतु एक अभिनव कदम है। मसूर एवं सरसों की फसल को माहू कीट से काफी नुकसान होता है। इस कीट के निम्फ पौधों के कोमल भागों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। पुष्पन अवस्था पर इसका प्रकोप अधिक होता है। नियंत्रण हेतु खेत की प्रथम किनारे की लाइन में माहू का निरीक्षण कर प्रकोपित पौधों की टहनियों को तोड़कर नष्ट करें। अत्यधिक प्रकोप की दशा में मिथाइल डिमेटॉन 300 मिलीलीटर अथवा इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। बकरी पालन ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का साधन है। बकरी पालन में बेहतर प्रबंधन करके इसे लाभकारी बनाया जा सकता है। एक ही चारागाह में बकरियों को ज्यादा समय तक चरने नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें कृमि रोग हो सकता है। बकरियां ठंड और बरसात सहन नहीं कर पाती, अतः अधिक ठंड में धूप के समय चरने के लिए भेजना चाहिए। बरसात में गीली जगह दलदल में चराई नहीं कराना चाहिए। बीमार बकरी को चरने नहीं भेजना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम 2 सप्ताह व बच्चा जनने के 2 सप्ताह तक चरने नहीं भेजना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्योपुर कला में न्यूनतम 3,491 रुपए और अधिकतम 3,619 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम 3,560 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 3,650 रुपए और अधिकतम भाव भी 3,650 रुपए रहा।
और मंडला में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम भाव 3,600 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 3,690 रुपए और अधिकतम 4,666 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 4,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए। सतना में न्यूनतम 4,025 रुपए और अधिकतम 4,850 रुपए और शाजापुर में न्यूनतम 4,200 रुपए और अधिकतम भाव 4,385 रुपए रहा। अंत में जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम भाव 4,550 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम 3,501 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 1,770 रुपए और अधिकतम 1,916 रुपए और गाडरवाड़ा में न्यूनतम 3,900 रुपए और अधिकतम भाव 3,900 रुपए ही रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, ये तो थे हमारे कृषि के समाचार। निश्चित तौर पर कृषि के समाचारों को सुनकर कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी से हम सभी अवगत भी हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस मौसम में आपके खेतों में रबी की फसल अभी छोटी अवस्था में है। इस समय यदि हमें अपनी फसल को कीट, व्याधियों और इल्लियों से बचाना है तो कीट नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कीटनाशकों का प्रयोग भी निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। कीट नियंत्रण किन किन विधियों से किया जाए और उन्हें किस समय पर लागू किया जाए, इसी विषय पर आज आपको और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश परसाई। किसान भाइयों नमस्कार। रबी मौसम की फसलें इस समय आपके खेतों में खड़ी हुई हैं और रबी मौसम की फसलों में कीटों का प्रकोप भी सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है। तो इन कीटों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इसके संदर्भ में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। जहां तक रबी की फसलें हैं, मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, राई, तोरिया, ये फसलें जो हैं हमारे किसान लगाते हैं रबी मौसम में।
और प्रचुर मात्रा में जो है मुख्य रूप से गेहूं और चना की फसल जो है मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में ली जाती है। इन फसलों में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है और यदि इन कीटों का सामयिक नियंत्रण न किया जाए तो लगभग 20 से 25% तक उपज जो है हमारी वो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है। तो इसे संरक्षित करने के लिए किसान भाई यथा समय इन कीटों का उचित नियंत्रण करें, प्रबंधन करें तो उत्पादन जो है अच्छा उन्हें मिल सकता है। जहाँ तक रबी फसलों में कीटों की समस्या का सवाल है, कई प्रकार के कीट जो हैं रबी मौसम की फसलों में आते हैं, लेकिन यदि हम नुकसान के दृष्टिकोण से इन कीटों को लें तो सामान्य रूप से रबी फसलों में 4 प्रकार की कीट समस्याएं दिखाई देती हैं। सबसे पहली जो समस्याएं रबी फसलों में दिखाई देती है वो हैं भूमिगत कीट की। भूमिगत कीट में सामान्य रूप से हल्की ज़मीन और जहां सिंचाई के साधन सीमित हैं वहां मुख्य रूप से दीमक या किसान अपने स्थानीय भाषा में ऊदी के नाम से जिसे ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं, तो ये कीट दिखाई देता है। और दीमक और ऊदी का प्रकोप सामान्य रूप से हल्की ज़मीन वाले खेतों में या जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, सीमित सिंचाई है, असिंचित अपनी रबी की फसल लगाई जा रही है, वहां ये समस्या दिखाई देती है। या गोबर का खाद भी किसान भाई उपयोग करते हैं अपने खेतों में। कच्चा गोबर का खाद यदि उन्होंने डाला है तो ऐसी स्थिति में भी दीमक की समस्या किसान भाइयों के खेतों में दिखाई देती है। दीमक की समस्या जो है किसी भी रबी फसल में दिखाई दे सकती है और सामान्य रूप से दीमक, जैसा मैंने कहा कि भूमिगत कीट है, इसके जो शिशु और वयस्क अवस्थाएं जो हैं वो ज़मीन में रहते हैं और ज़मीन में रह करके जड़ों को काटने का काम करते हैं। तो जड़ें जब पौधे की कट जाती हैं तो उसको पोषण नहीं मिल पाता है, खुराक नहीं मिल पाती है, पानी नहीं मिल पाता है और ऐसी स्थिति में पौधा जो है धीरे धीरे सूख जाता है। तो सूखे हुए पौधे यदि अपने खेत में दिखाई देते हैं तो ये इस कीट के प्रकोप के कारण भी हो सकती है इसकी संभावना। या एक रोग आता है, विशेषकर चना जहाँ पर किसान भाई लगाते हैं रबी मौसम में, उकठा रोग आता है। उकठा में भी हमारा पौधा जो है वो खड़ा का खड़ा सूखता है। तो ऐसी यदि खेत में स्थिति दिखाई दे रही है, पौधा सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये सुनिश्चित करना है कि दीमक या ऊदी कीट का प्रकोप तो नहीं है। उसको सुनिश्चित करने के लिए वो ऐसे सूख रहे पौधे जो हैं उनको उखाड़ने का प्रयास करें। यदि ये पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं तो फिर दीमक का प्रकोप हमारे खेत में है और उसके नियंत्रण की व्यवस्था हमें करने की आवश्यकता है। सबसे पहली सावधानी तो अच्छा पका गोबर का खाद जहाँ भी डालते हैं वो रखने की आवश्यकता है। अगले वर्ष के लिए ये सलाह रहेगी वैसे। लेकिन इस समय यदि खड़ी फसल में कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो सिंचाई के पानी के साथ क्लोरपायरिफास नामक तरल कीटनाशक जो है वो देने की आवश्यकता है। 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से सिंचाई के पानी के साथ ये देने की व्यवस्था करें। बूंद बूंद जो है मुख्य नाली में ये कीटनाशक इस प्रकार से डब्बे में या शीशी में ऊपर लटकाया जाए कि बूंद बूंद करके ये मुख्य नाली में गिर करके और खेतों में पूरी तरह से प्रसारित हो। तो ये करने की आवश्यकता है। जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है वहाँ यही कीटनाशक जो है बालू या रेत में मिला करके और इसके भुरकाव करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हल्की ज़मीन के बाद भारी ज़मीन जहाँ पर है या विशेष करके खरीफ मौसम में जहाँ पानी रुकता है, ऐसे खेतों में एक और भूमिगत कीट की समस्या आती है, वो है कटुआ कीट या कटुआ इल्ली। और इसकी समस्या भी किसी भी रबी फसल में दिखाई दे सकती है और इसकी इल्लियाँ जो हैं काले रंग की, मटमैले काले रंग की होती है, चिकनी मुलायम शरीर वाली होती है और यदि हम स्पर्श करते हैं तो ये घुंडी बना करके और जो है सिकुड़ जाती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इस कीट की पहचान है। और ये इल्लियाँ जो हैं दिन के समय में नहीं दिखाई देती हैं, रात के समय निकल करके और पौधों को ज़मीन के पास से काट करके ये नुकसान पहुंचाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, जैसा कि इसकी आदत मैंने बताया कि शाम के समय ये निकलती है, रात में पौधों को काटती है, तो इसी आदत का हमें फ़ायदा लेना है। शाम के समय में घास के जगह जगह ढेर बिछाना है और ढेर बिछाने के बाद सुबह इन्हें इकट्ठा करने का काम करना है। सामान्य रूप से जो इल्लियाँ हैं वो मिट्टी के ढेलों में जाकर के सुबह छुपती हैं। अब जब घास के हमने सूखे पुआल या ढेर लगा दिया है तो उनमें जाकर के ये इल्लियाँ छिपेंगी।
तो इन ढेरों को इकट्ठा करके और अगली सुबह नष्ट करने की व्यवस्था करें। तो बिना कीटनाशक रसायन के छिड़काव या भुरकाव किए ये व्यवस्था सतत जब तक इल्लियाँ उस ढेर में आ रही हैं तब तक यदि किसान भाई दोहराता रहे तो इससे इल्लियों का नियंत्रण जो है वो बिना कीटनाशक दवा के हो जाएगा, जिसकी अभी आज के समय में बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सर्दियों के दिनों में हमारे पशुधन को ठंड से बचाना बेहद आवश्यक है, नहीं तो वे बीमार भी पड़ सकते हैं। ठंड से बचाने के लिए पशुओं के बाड़े में जो नमी ना रहे, अलाव लगाना, अंगीठी को जलाना, साथ ही साथ भूसे और राख का छिड़काव करना, और साथ में जो बाड़ा है उसके चारों ओर टाट पट्टियों को बिछावन लगाया जाए, साथ ही उससे ढक भी दिया जाना बहुत ज़रूरी है। पशुओं की देखभाल किस प्रकार से की जाए, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश चौरे। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय किसान पशुपालक चारे की समस्या से जूझ रहा है। चारे की कमी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में बौनी प्रजातियां आ जाने से कृषि उपज बढ़ गई है, परंतु चारे का उत्पादन कम हो गया है। इसी प्रकार सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में यूकेलिप्टस जैसी गैर चारा प्रजातियों के बढ़ावे से भी चारे का उत्पादन घट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में साझा जमीन के घटते स्तर एवं शहरी क्षेत्रों के शहरीकरण के विस्तार के कारण भी चारा उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। इसी प्रकार के कई कारकों को देखते हुए वैकल्पिक चारे की व्यवस्था की मांग बढ़ती जा रही है। अतः आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे वैकल्पिक चारे के रूप में अजोला उत्पादन की। अजोला एक फर्न यानी कि पर्णांग है। यह जलीय फर्न है। ये दीर्घकाल से जल में ही उगता आया है, जिस कारण से यह शैवाल यानी कि एल्गी की तरह प्रतीत होने लगा है। अजोला, जिसके छोटे छोटे पत्ते एक के ऊपर एक जमे हुए शल्क के आधार के पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और उनकी बालों जैसी लंबी जड़ें पानी के अंदर तैरती रहती हैं, जो कि जीने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को सोखकर पौधे को जिंदा रखती हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में स्थित है। उनके द्वारा चलाई जा रही एक योजना प्राकृतिक संसाधन विकास परियोजना यानी नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनके यानी नारडेप उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने अजोला उत्पादन में काफ़ी वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। उनके द्वारा विकसित
अजोला उत्पादन की इस विधि में सर्वप्रथम घर के आंगन में या पशु शेड के आसपास के स्थान का हम चयन करते हैं। उस सूखे स्थान को पहले खरपतवार वगैरह साफ करके अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है एवं ज़मीन को बराबर कर लिया जाता है। तत्पश्चात ईंटों को क्षैतिज एक के बाजू में एक इस प्रकार रखते हुए एक की 10 सेंटीमीटर गहरा 2.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर आकार का एक टैंक निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात सीमेंट से इसे पक्का बना दिया जाता है। तत्पश्चात 2.5 गुना 1.8 गुना 10 सेंटीमीटर की 150 GSM मोटाई की पॉलीथीन इस तरह से गड्ढे में बिछाई जाती है ताकि गड्ढे के चारों कोने पॉलीथीन से पूर्णतः ढके हों। अब अपना अजोला पिट तैयार है। सर्वप्रथम गड्ढे के अंदर 30 से 35 किलोग्राम बारीक छनी हुई मिट्टी बराबर से बिछा दी जाती है। इसके पश्चात 4 से 5 किलोग्राम ये 2-3 दिन पुराना गोबर लेकर 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर स्लरी तैयार की जाती है। यह स्लरी बायोगैस प्लांट से भी प्राप्त की जा सकती है। उक्त स्लरी को अजोला बेड के चारों किनारों पर फैलाने से पूर्व इसमें 50 ग्राम एजोफर्ट जो कि 10 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट, 1.5 किलोग्राम मैग्नीशियम एवं 250 से 500 ग्राम कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है। इसे मिलाकर बनाया जाता है। इसके स्थान पर अपने पशुपालक बंधु सुपर फास्फेट का उपयोग भी कर सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध होता है। ये एजोफास 50 ग्राम उसमें मिक्स करने के पश्चात नाडेप द्वारा वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया लघु पोषक तत्वों का मिश्रण, लघु पोषक मिश्रण 20 ग्राम एजोफोर्ट के नाम से इसे 20 ग्राम उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तत्पश्चात इस घोल को पूरे टैंक में बराबरी से समान रूप से फैला दिया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध मदर कल्चर एजोला 1 से 1.5 किलोग्राम बराबरी से फैला दिया जाता है पिट के अंदर। पानी का स्तर 7 से 10 सेंटीमीटर रखने के लिए समुचित मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इसके स्थान पर पशुपालक बंधु पशु शेड से प्राप्त मूत्र या सफाई का पानी भी उपयोग कर सकते हैं जिससे अजोला की पोषक मात्रा बढ़ जाती है। यही अजोला समान रूप से फैलाने के पश्चात इसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है जिससे कि पेड़ सीधे खड़े हो जाएं। अजोला समान रूप से टैंक में फैल जाने के पश्चात 7 दिवस के भीतर लगभग एक मोटी चटाई के आकार में फैल जाता है। 7 दिन पश्चात प्रारंभिक रूप में उपयोग किया गया 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला आज 8 से 10 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। तत्पश्चात इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पशु आहार के रूप में अजोला दाने के साथ, पशु आहार के साथ बराबर मात्रा में यानी 1:1 में पशु आहार में मिलाकर दिया जा सकता है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान,
चुके हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये तो था हमारा कृषि दर्शन का आज का अंक। निश्चित तौर पर आज जो कुछ भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, जैसे कि रबी फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, साथ ही साथ पशुधन की देखभाल कैसे की जाए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगले अंक में ऐसी ही कुछ कृषि संबंधित अनेकों नवीनतम जानकारियों के साथ एक बार हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं यानी कि पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।